हरि ओम। नमः समेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः। यथा भवन्तः जानन्ति एव वैद्यनाथ संस्कृत संस्थानेन यूजीसी नेट परीक्षायाः निमित्तम् एकः नूतनः प्रकल्पः सञ्चाल्यते। तत् प्रकल्पद्वारा अद्य मया ज्योतिषशास्त्रस्य अंशान् आधारीकृत्य मया अत्र किञ्चित् प्रस्तूयते। तत्र सर्वादौ ग्रहपरिचयः अद्य प्रस्तूयते। मित्राणि, भवन्तः जानन्ति एव नाहं शास्त्रवित् अस्मि, अधिकं ज्योतिषे न जानामि, परं यत्किञ्चिदपि जानामि तत् यूजीसी नेट निमित्तं ये सज्जा कुर्वन्तः सन्ति ये मित्राणि, तेषां दिङ्निर्देशार्थं केवलम् अत्र प्रस्तूयते। तत्र ग्रहपरिचयः इति अस्ति प्रथमः बिन्दु। तत्र ज्योतिषशास्त्रस्य प्रथमः बिन्दु। तत्र पूर्वम् अस्माकं मनस्सु जिज्ञासा भवति यत् अत्र किं पठनीयं, के ग्रन्थाः अस्माभिः द्रष्टव्याः, कुतः अंशः ग्रहीतव्यः, पाठसामग्री कुतः लप्स्यते इति। अतः एतत् सर्वम् आदाय किञ्चित् पूर्वं चर्चयामि। भवन्तः जानन्ति एव ज्योतिषशास्त्रस्य ये बिन्दवः सन्ति ते प्रायः वराहमिहिरस्य लघुजातके, बृहज्जातके, भास्कराचार्यस्य सिद्धान्तशिरोमणि नामके ग्रन्थे, सूर्यसिद्धान्ते, भावप्रकाशे इत्यादिषु ग्रन्थेषु एते बिन्दवः समुपलभ्यन्ते। ग्रहपरिचयः, नक्षत्रपरिचयः, राशिपरिचयः, नवविध कालमानानि, दशमभावविचारः इत्यादि एते बिन्दवः सन्ति तत्र पाठ्यक्रमे। तत्र ग्रहपरिचयः इत्यस्मिन् विषये अद्य वयं चर्चयामः। अत्र के बिन्दवः अन्तर्भवन्ति इति पूर्वं मया यथामति यथा ज्ञानं संगृहीतं तदाधारीकृत्य एव ज्ञास्यामः वयं। ग्रहनिष्पत्तिः अर्थात् व्युत्पत्तिः, ततश्च ग्रहाणाम् उत्पत्तिः, पुनः तृतीयः बिन्दु ग्रहाणां राश्यधिपति कथनं, चतुर्थः बिन्दु ग्रहाणां द्विजादिवर्णज्ञानं, पंचमः बिन्दु ग्रहाणां वर्णज्ञानं, षष्ठः बिन्दुः ग्रहाणां धातुज्ञानं, सप्तमः बिन्दु ग्रहाणां लिङ्गज्ञानं, अष्टमः बिन्दु ग्रहाणां वेदाधिपतित्वकथनं, नवमः बिन्दु ग्रहाणां राशिभोगकालनिरूपणं, दशमः बिन्दु ग्रहाणां दिशापतित्वकथनं,
ग्रहाणाम् एकादशः बिन्दु ग्रहाणां राजत्वादि अधिकारकथनम्। त्रयोदशः बिन्दु ग्रहाणां शरीरविज्ञानम्। चतुर्दशः बिन्दु ग्रहाणां रुधिरादित्वस्वामित्वकथनम्। ततश्च ग्रहाणां स्वशत्वादिगुणकथनम्। पुनश्च ग्रहाणां मूलत्रिकोणराशिकथनम्। पुनश्च ग्रहबलं, ग्रहाणां षड्बलानि। ततश्च ग्रहाणाम् उच्च-नीचस्थानविज्ञानम्। ततश्च ग्रहकक्षा, ग्रहस्वरूपं, ग्रहमित्रादिकथनं, ग्रहाणां दोषपरिहारः, ग्रहस्वामित्वकथनं, ग्रहचेष्टाः, ग्रहगतयः, ग्रहपर्यायकथनम्। अन्ते च ग्रहणम् इत्यादि विषयाः मम मतौ अत्र अन्तर्भवितुं शक्नुवन्ति। एतेभ्यः प्रायः तत्र प्रश्नाः अधिकाः भवन्ति। अतः इति कृत्वा मया अत्र एते बिन्दवः अत्र संगृहीताः। तत्र सर्वादौ ग्रहाणां व्युत्पत्तिः का इति विषये चर्चयामः। उच्यते हि गृह्णाति गतिविशेषान् यद्वा गृह्णाति फलदातृत्वेन जीवान् इति विग्रहे ग्रह उपादाने इति धातोः विभाषाग्रह इति सूत्रेण अच प्रत्यये सति ग्रहशब्दस्य निष्पत्तिः भवति। तस्य व्युत्पत्तिः एवं ज्योतिषग्रन्थे दृश्यते। गृह्यन्ते स्वगत्या द्वादशभानि यैस्ते ग्रहाः। मित्राणि, अस्माकम् एतत् पठितः यत्किमपि वर्तते तत्सर्वं ब्रह्माण्डे अन्तर्भवति। ब्रह्माण्डस्य एव अपरं नाम ज्योतिषे भचक्रम् इति उच्यते। भचक्रे 12 राशयः, नवग्रहाः, 27 नक्षत्राणि एते समेपि तत्र तिष्ठन्ति। अतः तत्तत् ग्रन्थे भपदेन एते समेपि उच्यन्ते। अतः उच्यते गृह्यन्ते स्वगत्या 12 भानि येस्ते ग्रहाः। अत्र व्युत्पत्तौ भपदेन राशि गृह्यते, राशिः गृह्यते। गृह्यन्ते स्वगत्या अर्थात् ग्रहाणां गतिः भवति, तेन तया गत्या 12 भानि गृह्यन्ते फलदातृत्वेन यैः ते ग्रहाः भवन्ति इति ग्रहाणां व्युत्पत्तिः प्रथमः बिन्दुः अस्माकम् आसीत्। द्वितीयबिन्दुः कथमस्ति, तस्य ग्रहाणाम् उत्पत्तिः कथं जायते। तर्हि उच्यते, सूर्यसिद्धान्ते अस्ति यत् ब्रह्मणः अक्षिणोः सूर्यस्य उत्पत्तिः, ब्रह्मणः नेत्राभ्यां सूर्यस्य उत्पत्तिः भवति, ततश्च मनसः चंद्रमसः उत्पत्तिः भवति। हमारे ब्रह्मा के दोनों आँख से सूर्य की उत्पत्ति तथा मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। ततश्च ये अन्य ग्रहाः सन्ति, मुख्य रूपेण तो सप्तग्रहाः एव सन्ति, परं राहुः केतुश्च इत्यनयोः योजनेन नवग्रहाः भवन्ति। परन्तु ज्योतिषशास्त्रे मुख्यत्वेन सप्तग्रहाः एव अङ्गीक्रियन्ते। राहुः केतुश्च छायाग्रहत्वेन स्वीक्रियेते। एतौ द्वौ राहुः केतुश्च छायाग्रहत्वेन स्वीक्रियते। अतः एतेषां यतोहि सूर्यस्य उत्पत्तिः तो ब्रह्मणः नेत्राभ्यां जाता, ततश्च अनन्तरं चन्द्रस्य उत्पत्तिः ब्रह्मणः मनसः जाता। पुनः प्रश्नः
अत्र भवति अन्येषां ग्रहाणां तत्र कुतः तेषां उत्पत्तिः वर्तते इति तदा एक सूत्रं मया रचितम् अत्र यत् तत्र अस्ति पंक्ति श्लोकादिषु दयः सन्ति ग्रन्थेषु परन्तु अत्र मया शॉर्ट ट्रिक इति उच्यते संस्कृते एव अस्ति ट्रिक अतः मया किञ्चित् अत्र संक्षेपेण तत्र उच्यते अग्नि भूमि नभस्तोय वायुभ्यः क्रमशो जाता कुजादयः अग्नि भूमि नभः तोय वायु अग्नि पदेन आग हिंदी भाषायां गृह्यते तथैव भूमि पृथ्वी नभः अर्थात आकाशः तोय अर्थात जलम वायुः अर्थात भवन्तः जानन्ति एव प्राणवायुः इत्यादि अग्नि इत्यनेन अग्नेः कुजस्य उत्पत्तिः अग्नि से मंगल की उत्पत्ति भूमि से बुध की उत्पत्ति आकाश से गुरु की उत्पत्ति जल से शुक्र की उत्पत्ति और वायु से शनि की उत्पत्ति ये ग्रहों की उत्पत्ति स्थान है अर्थात यहाँ इन स्थानों से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। ये हो गया ग्रहों की उत्पत्ति स्थल। अब तृतीय बिंदु मैंने जो संकलन किया है उस हिसाब से तृतीय बिंदु राश्यधिपति ग्रहाणां राशि अधिपतित्व कथनम अत्र उच्यते मया। चिह्नस्याधिपति सूर्यः कर्कस्याधिपति शशिः मेघवृश्चिकयोर्भौमो बुधो मिथुनकन्ययोः जीवो मीनधनुस्वामी शुक्रो वृस्तुलाधिपः एते प्राग्यैर्पुक्त शनि मकर कुंभयोः तत् सिंहस्य अधिपतिः सिंह राशेः स्वामी सूर्यः भवति कर्क राशेः स्वामी चंद्रमा भवति ततश्च मेष राशेः वृश्चिक राशेश्च अधिपतिः भौमः भवति मिथुन राशेः कन्या राशि मिथुन और कन्या राशि का अधिपति बुध होता है जीवो मीन धनुस्वामी जीव अर्थात गुरु जीव गुरु ज्योतिष शास्त्र में गुरु को कहा जाता है जीवो मीन धनुस्वामी अर्थात जीव अर्थात गुरु ग्रह जो है वो मीन राशि का स्वामी और धनु राशि का स्वामी होता है। शुक्रो वृस्तुलाधिपः शुक्र ग्रह जो है वह दो राशियों के स्वामी हो कहलाता है वृष राशि का और तुला राशि का। इसके बाद शनि ग्रह जो होते हैं वो दो ग्रह के स्वामी होते हैं वो दो ग्रह हैं मकर और कुंभ। यही श्लोक में लिखा हुआ है शनि मकर कुंभयोः अर्थात शनि ग्रह जो है वो दो राशि के स्वामी होते हैं मकर राशि के स्वामी और कुंभ राशि के स्वामी। अब यहाँ पर एक समझने वाले परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे पूछा जाता है जो सूर्य कितने राशियों के स्वामी हैं तो आपको एक ही लगाना है और चंद्रमा भी एक ही राशि के स्वामी हैं अर्थात सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के बाकी जो 5 ग्रह हैं वो सभी दो दो राशियों के स्वामी होते हैं लेकिन जबकि सूर्य और चंद्रमा जो है वो एक एक ही राशि के स्वामी होते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये हो गया राशि अधिपतित्व कथनम। अब तीसरा बिंदु है ग्रहाणां द्विजादि वर्ण ज्ञानम ग्रहाणां द्विजादि वर्ण ज्ञानम। तो इसके लिए लघु जातक में एक पद्य आता है जीवशितौ विप्राणां छत्राणां रविकुजौ विषां चंद्रः
शुत्राधिपः शशिसुतः शनैश्चरः शंकर भवानाम। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं मित्रों, ज्योतिष में यदि आप उसके ज्योतिष के शब्दावली को आप यदि जान गए ना, तो ज्योतिष एकदम से सरल है, ज्योतिष में कुछ है ही नहीं फिर। लेकिन उसके शब्दावली में ही सब कुछ छुपा हुआ है, इसलिए उसकी शब्दावली को आप समझने की कोशिश करें। और शब्दावली में क्या होता है, वो डायरेक्ट सूर्य कहना होगा तो वो डायरेक्ट ज्योतिष में डायरेक्ट सूर्य नहीं कहा जाएगा आपको। कभी भानु कह देगा, कभी मार्तंडः कह देगा, कभी तिग्मांशु कह देगा, कभी तीक्ष्णांशु कह देगा। ऐसे करके वो पर्यायी शब्दों का प्रयोग करते हैं कहने के लिए, अलग अलग तरीके का प्रयोग करते हैं। ठीक वैसे ही ठीक है ना, ऐसे ही चंद्रमा कहने के लिए वो चंद्रमा नहीं कहेंगे, कभी विधु कहेंगे, कभी शीत रश्मि कहेंगे, कभी शीतांशु कहेंगे, कभी हिमांशु कहेंगे। ऐसे करके वो अलग अलग प्रकार का प्रयोग करते हैं। वैसे ही गुरु के लिए कहते हैं, कभी सुरगुरु कहेंगे, कभी देवेज्य कहेंगे, कभी सुरमंत्री कहेंगे, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जो आप उनकी शब्दावली को देखने समझने का प्रयास करें। तो हम यहाँ पर क्या था श्लोक, जीव शितो विप्राणाम। अब ये देखिए, जीव मतलब क्या होता है, गुरु। मैंने पहले भी आपको बताया था जीव का मतलब क्या होता है, गुरु। ज्योतिष शास्त्र में जीव पद से गुरु का ग्रहण किया जाता है। इसके बाद दूसरा है शित। शित पद से यहाँ पे लेते हैं शुक्र को। तो यही कह रहा है जीव शितो विप्राणाम, अर्थात जीव और शुक्र, गुरु और शुक्र जो हैं वो विप्र के स्वामी होते हैं। अर्थात गुरु और शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में ब्राह्मण वर्ण के अर्थात विप्र कहा जाता है। ऐसे ही छत्राणाम रवि कुजौ, अतः रवि मतलब होता है आपको पता ही है सूर्य, और कुज मतलब होता है मंगल। कुज मतलब क्या होता है, मंगल। तो छत्राणाम अर्थात रवि और कुज अर्थात मंगल, ये दोनों ग्रह जो हैं वो कुज के स्वामी हैं। ये दोनों ग्रह रवि और कुज जो हैं वो क्षत्रियों के स्वामी हैं। अर्थात ये दोनों ग्रह रवि सूर्य और मंगल, ये दोनों जो ग्रह हैं वो क्षत्रिय वर्ण के हैं, ये भी कह सकते हैं। आपको परीक्षा में पूछा जाता है ये सूर्यः कस्य वर्णस्य वर्तते, अतः सूर्यस्य कः वर्णः, तर्हि अत्र उत्तरम एवं अस्ति यत् क्षत्रिय वर्णः सूर्यस्य तथैव कुजस्यापि क्षत्रिय वर्णः। पुनः उच्यते जीवशितो विप्राणां छत्राणां रविकुजौ विषाम चंद्रः, ततः परम विषाम अर्थात वैश्यानाम अधिपतिः चंद्रः भवति। पुनश्च शशिसुतः जीवशूद्राधिपः शशिसुतः, शूद्राधिपः शूद्राणाम अधिपः शशिसुतः, शशि नाम चंद्रः, श्रुतः नाम पुत्रः। चंद्र यः पुत्रः बुधः सः शूद्रवर्णीयः उच्यते। बुध ग्रह जो है वो शूद्र वर्ण के कहे जाते हैं, और शूद्र वर्ण के अधिपति बुध हैं, ये भी कह सकते हैं आप। और पांचवा एक पंक्ति है शनैश्चरः शंकर भवानां, अर्थात पंचम अर्थात जो शंकर जाति के हैं। शंकर मतलब वो होता है जब व्यभिचार के द्वारा किसी स्त्री पुरुष के द्वारा कोई संतान उत्पन्न किया जाता है तो उसको कहते हैं शंकर जाति। तो उसके अधिपति शनैश्चरः, शनैश्चरः शनि को बोलते हैं। शनैः मतलब होता है धीरे, अचरः मतलब होता है चरतीति चरः होता है, तो जो धीरे धीरे चलता है वो कहलाता है शनैश्चरः। अर्थात ग्रहों की जो गति होती है उसमें सबसे धीरे धीरे चलने वाला यह ग्रह है, इसलिए इसको शनैश्चरः कहा जाता है। तो ये कहता है शंकर जाति के अधिपति जो होते हैं वो क्या होता है, शनैश्चरः शंकर भवानां, शंकर जाति के अधिपति शनैश्चर होते हैं। ये आपका तीसरा बिंदु ये हो गया। अब अगला है आपका ग्रहानाम वर्ण ज्ञानम। यहाँ पे वर्ण पद से रंग कलर को लेंगे हम, क्योंकि वर्ण मतलब वो जाति भी होता है और वर्ण मतलब रंग, लाल हरा पीला काला नीला ये सब होता है ना। तो ये यहाँ पे
आपको वर्ण पद से क्या लेंगे, कलर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भाव प्रकाश का एक पद्य आता है, रक्तवर्णः कुजः प्रोक्तो धीशनः कनकद्युतिः शुक्लपिच्छ समः सौम्यो गौरकान्तिरथोष्णगोः मन्दारस्यार्कपुष्पस्य शमद्युतिरनुष्णगोः कविरत्यन्तधवलः फणिकृष्णः शनिस्तथा। ये भाव प्रकाश का पद्य है। यहाँ पर कह रहा है, पहली पंक्ति में देखिए, पहला पाद है रक्तवर्णः कुजः प्रोक्तो। रक्त मतलब होता है लाल, लाल रंग का ये कुछ होता है, इनके जो हैं वो लाल वस्त्र इत्यादि धारण करते हैं, लाल चंदन करते हैं। तो यह क्या है, मंगल ग्रह का वर्ण कैसा है, तो लाल है, रक्त है कहा। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जो मंगल ग्रह का वर्ण कौन सा है, तो आपको लिखना है रक्तः। ठीक है, अब अगला बता रहा है धीषणः कनकद्युतिः। धीषणः, धीषणः का मतलब होता है गुरु। ज्योतिष शास्त्र में धीषणः का मतलब होता है गुरु। तो गुरु और कनक, धीषणः, धीषण मतलब गुरु, गुरु कैसा होता है, तो कनकद्युतिः। कनक मतलब होता है स्वर्णम, सोना, गोल्ड। ठीक है ना, और द्युति मतलब होता है प्रकाश, आभा, चमक। ठीक है ना, तो कह रहा है गुरु का वर्ण कैसा होता है, कनक की समान। तो हम लोग में देखें क्या, जो गुरु दिन अर्थात बृहस्पतिवार को हम लोग पीला भोजन किया जाता है। लोक में कहा जाता है जो गुरुवार को पीला भोजन करना चाहिए, पीले वस्त्र का धारण करना चाहिए। तो ये है इधर। तो धीषणः कनकद्युतिः। तीसरा पाद है इसका शुक्लपिच्छ समः सौम्यो। शुक मतलब होता है तोता, पैरोट। ठीक है ना, शुक्लपिच्छ उसके पूंछ के समान सौम्य वर्ण जो है वो किसका होता है, सौम्य। हाँ, सौम्य नाम बुधः। सौम्य पद से किस ज्योतिष शास्त्र में बुध का ग्रहण किया जाता है, क्योंकि यह सोम के पुत्र हैं, इसलिए बुध को क्या कहा जाता है, सौम्य। हाँ, देखिए सूर्य के पुत्र को शनि है, इसलिए उसको सूर्य कहा जाता है, सौरी कहा जाता है। शनि को सौरी कहा जाता है सूर्य के पुत्र होने से। और यह जो है बुध जो है सोम का पुत्र है, इसलिए इसको शशिजः कहा जाता है, शशिपुत्रः कहा जाता है, शशिसुतः कहा जाता है, सौम्यः कहा जाता है, हेमांशुजः कहा जाता है, शीतांशुजः कहा जाता है। तो ये सब बुध के नाम हैं। ठीक है ना, तो यह कहता है शुक्लपिच्छ समः सौम्यः, अर्थात तोता के जो वर्ण हैं, अर्थात हरा मान लीजिए यहाँ पे, तो हरे रंग का ये सौम्य था बुध का स्वरूप, बुध का वर्ण होता है। ठीक, अब कह रहा है गौर कांतिरथोष्णगोः। उष्णगोः, देखिए उष्णगोः, गोह मतलब होता है किरण, उष्ण मतलब होता है गर्मी, गरम। तो गरम किरण किसका होता है, सूर्य का, सबको पता है। तो उष्णगोः गौर कांति ही, अर्थात सूर्य का वर्ण कैसा है, तो गौर कांति, गौर मतलब उज्ज्वला श्वेत वर्ण का। इसलिए सूर्य की पूजा में हम लोग अनुष्ठान इत्यादि जब करते हैं तो वहां पे श्वेत पुष्प इत्यादि चढ़ाने का विधान है, इसलिए कहते हैं गौर कांति रथोष्णगोः। अब अगला देखिए, कहता है मंदारस्यार्क पुष्पस्य शमद्युति अनुष्णगोः। अब अगला है अनुष्णगोः। उष्णगोः मतलब होता है सूर्य, अनुष्णगोः मतलब होता है, अनुष्ण मतलब होता है न गर्मी अर्थात ठंडा, और गोह मतलब होता है किरण। तो अनुष्णगोः अर्थात ठंडी किरण वाले, अर्थात कौन है, तो चंद्रमा। शीतांशु कहा जाता है, इसलिए चंद्रमा को हिमांशु कहा जाता है। तो ठीक है ना, यहाँ पे अब इसका कैसा होता है, तो मंदार पुष्प के समान इसका वर्ण है। वैसे ही और क्या है, तो अर्क पुष्प के समान इसका वर्ण है। इसका रंग कैसा है चंद्रमा का, तो मंदार पुष्प के समान, या और किसके समान बता रहा है, तो अर्क पुष्प के समान।
ठीक है ना। ऐसे ही अब अगला पंक्ति दे रहा है कबीर अत्यंत धवलः। कवि पद से यहाँ पे किसको लिया जाता है, तो ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को कवि कहा जाता है। कहा है ना कवि, तो ये उस ऐसे ही कवि पद से यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र में यहाँ पे शुक्र को लिया जाता है, ठीक है ना। तो कहता है शुक्र कैसा है, तो अत्यंत धवला, शुद्ध, अत्यंत मतलब अत्यधिक, धवला मतलब श्वेत वर्ण, अत्यधिक श्वेत वर्ण के हैं शुक्र। अब अगला कह रहा है फनी कृष्ण शनिस्तथा। फनी मतलब होता है, कहते हैं केतु को, फनी किसको कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र में केतु को फनी के नाम, राहु को स्वरभानु नाम से संबोधन किया जाता है। राहु को स्वरभानु कहा जाता है। परीक्षा में बहुत ज्यादा ये प्रश्न पूछता है स्वरभानु किसको कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे राहु को स्वरभानु कहा जाता है, तथा फनी को किसको कहा जाता है, केतु को। तो कह रहा है फनी कृष्ण शनिस्तथा, अतः फनी जो है अर्थात केतु और शनि जो है ये कैसा है, तो कृष्ण वर्ण का है। अतः इन दोनों ग्रहों के, शनि राहु केतु, इन तीनों ग्रहों के क्या है, वर्ण कैसा है, तो श्याम वर्ण है, कृष्ण वर्ण है। तो यह हो गया आपका ग्रहाणाम वर्ण ज्ञानम। अब पंचम बिंदु आता है ग्रहाणाम धातु ज्ञानम, अर्थात कौन से ग्रह की शांति के लिए किस प्रकार का धातु होना चाहिए, किस ग्रह का कौन सा प्रिय धातु है, इसके लिए एक पंक्ति है, ये भाव प्रकाश का ही पद्य है। देखिए आपको ये सारे बिंदु लघु जातक में, बृहद जातक में, इसके बाद सिद्धांत शिरोमणि में, इसके बाद भाव प्रकाश में, ये सारे बृहद पराशर होरा शास्त्र में, सूर्य सिद्धांत में, इन सारे ग्रंथों में ये सब बिंदु मिल सकता है। और कहीं कहीं पर मेरे द्वारा रचित बात कोश में आपको सरलता, जहाँ जहाँ पर मैंने अनुभव किया ये थोड़ा क्लिष्ट लग रहा है, सामान्य छात्रों के लिए ये थोड़ा क्लिष्ट है, तो मैंने वहाँ पे अपना पद्य बना के मैंने अपना ट्रिक बना लिया है या कुछ पद्य बना दिया है, जिससे कि सामान्य भाषाओं में सभी मित्रगणों को लाभ पहुंच जाए, इसके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगला है आपका ग्रहाणाम धातु ज्ञानम। इसमें भाव प्रकाश का एक पद्य देखिए, बहुत ही सरल पद्य है। कह रहा है पद्य शुक्रे चंद्रे भवे द्रौप्यम बुधे स्वर्णम उदाहृतम गुरौ रत्नयुतम हेम सूर्ये मुक्तिकमुच्यते भौमित्र पुष्णौलोहम राहा वस्मानि कीर्चयेत् धातुर्विनिश्चये ज्ञाते विशेषः स्यात् उदाहृतः। ये भाव प्रकाश का पद्य है। अब यहाँ कह रहा है शुक्रे चंद्रे भवे द्रौप्यम, पहला पाद कह रहा है शुक्र मतलब आपको पता ही है शुक्र ग्रह है, और चंद्र मतलब चंद्रमा। इन दोनों ग्रहों के लिए रौप्यम, कौन सा धातु होना चाहिए, कौन सा रत्न होना चाहिए, तो रौप्यम। रौप्य मतलब होता है रजत, चांदी, सिल्वर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इन दोनों ग्रहों के लिए कहा जाता है आपका रौप्य नामक धातु होना चाहिए, रत्न होना चाहिए। अब अगला पद है बुधे स्वर्णम उदाहृतम। बुध ग्रह के लिए आपको स्वर्ण, सोना, गोल्ड कहा जाता है। इनका बुध का प्रिय धातु क्या है, गोल्ड। रत्न बुध ग्रह के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, तो आपको सोना धारण करना चाहिए। अब अगला पद है गुरु रत्नयुतम हेम। तीसरा पद है आपका गुरु। गुरु के लिए कौन सा होना चाहिए, तो रत्नयुक्त, रत्न से युक्त हेम। हेम मतलब होता है स्वर्ण, गोल्ड। तो रत्न से युक्त सोना धारण करना चाहिए गुरु के लिए, गुरु की शांति के लिए। अब अगला पद है सूर्य मौक्तिक मुच्यते। सूर्य ग्रह के लिए मौक्तिक मतलब मोती। सूर्य ग्रह की शांति के लिए मौक्तिक धारण करना चाहिए, अर्थात सूर्य ग्रह का प्रिय धातु या रत्न कहिए, यह क्या है आपका मौक्तिक है, मोती है, ठीक है ना।
आगे कह रहा है भौमे त्रपः शनौ लोहम। भौम मतलब होता है मंगल। अब भौम क्यों कहते हैं मंगल को? क्योंकि भूमि मतलब होता है मंगल, भूमि मतलब पृथ्वी। अब पृथ्वी से जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं भौम। तो मंगल जो है वो पृथ्वी का पुत्र है, इसलिए इसको धराजः बोलते हैं, पृथ्वी सुतः बोलते हैं, धरा सुतः बोलते हैं, भौमः बोलते हैं। मंगलः, कुजः, आवनेयः, ये सब सारे मंगल के नाम हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। वो मैंने किया है लास्ट में सबसे अंतिम बिंदु के रूप में, उसको भी रखा है, ठीक है ना। अब ये देखिए गुरौ रत्नयुतम हेम अथा भौम्य तपुः। भौम अतः मंगल की शांति के लिए त्रपु नामक धातु का ग्रहण करना चाहिए। ठीक, आगे है शनौ लोहम, शनि की शांति के लिए लोह का ग्रहण करना चाहिए, अतः शनि का प्रिय लोह है। ठीक, अब कहता है राहु अस्मानि कीर्चयेत, और राहु के लिए क्या है, राहु से आप केतु का भी ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि वो एक ही शरीर का दो रूप है राहु और केतु, इसलिए उनसे दोनों का ग्रहण करना चाहिए। तो कहता है राहु अस्मानि कीर्चयेत, अतः राहु के लिए अश्म मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? अश्म मतलब होता है पत्थर। राहु के लिए पत्थर का धारण करना चाहिए, प्रस्थ उसका धारण करना। राहु का प्रिय क्या होता है? पत्थर। ठीक, ये हो गया आपका ग्रहाणम धातु ज्ञानम। अब पांचवा आपका है ग्रहाणम लिंग ज्ञानम। क्या है? ग्रहाणम लिंग ज्ञानम। अब यहाँ पर एक पंक्ति ज्यादा मैं जो कठिन है, कठिन ग्रंथ मैंने वैसे प्रत्येक ग्रंथों का लिया है, भाव प्रकाश का भी लिखा है, सिद्धांत शिरोमणि का भी है, लघु जातक का भी है, बृहद जातक से भी मैंने संग्रह किया है, लेकिन मैं आपके सामने वही पद्य रख रहा हूँ, उसी को समझाने की प्रयास कर रहा हूँ जो सरल है, जो आपको जल्दी से जल्दी समझ में आया है। यदि उस ग्रंथ से आपको समझ में ना आए तो उसके लिए मैंने क्या किया है, अपने पद्यों को रखा है। मैं अपने पद्यों से, अपने शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो अगला पद्य है आपका ये जो है आपका क्या है, ग्रहाणाम लिंग ज्ञानम। तो यहाँ पे है आपका, मैं पद्य लघु जातक का एक पंक्ति है वो सुनाता हूँ। क्लीवपति बुध सौरी चंद्र शितौ योषिताम नृणाम शेषा। कहता है क्लीवपति, क्लीव मतलब होता है नपुंसक। क्या होता है? क्लीव मतलब नपुंसक। और बुध मतलब होता है क्लीव के अर्थात नपुंसक के जो स्वामी हैं वो दो ग्रह हैं। कौन कौन से दो ग्रह हैं? तो बुध सौरी। बुध मतलब बुध आपको पता ही है, और सौरी, सौरी मतलब कहा जाता है शनि को कहा जाता है। सौरी किसको कहा जाता है? शनि को। अर्थात क्लीब अर्थात नपुंसकों का अधिपति, अर्थात इन दो ग्रहों का, बुध और शनि, इन दो ग्रहों का नपुंसक, इनको ज्योतिष में नपुंसक कहा जाता है, अर्थात नपुंसकों के अधिपति ये दोनों होते हैं। कहने का मतलब ये है, अर्थात क्लीब पति बुध सौरी, क्लीबों के अधिपति अर्थात नपुंसकों के अधिपति, नपुंसकों के स्वामी शनि और बुध होते हैं। ठीक, अब अगला कह रहा है चंद्र शितौ योषिताम। योषित मतलब होता है स्त्री, योषित मतलब होता है स्त्री, स्त्रियों की अधिपति कौन होता है? तो चंद्र मतलब होता है चंद्रमा, अशित मतलब होता है शुक्र। तो इन दोनों वो अधिपति अर्थात स्वामी होते हैं, अर्थात स्त्री जाति के दोनों होते हैं। कौन कौन? चंद्रमा और शित। पिछले बार यूजीसी की नेट परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से आया था, बुध ग्रह का ग्रह किस पुरुष है या स्त्री है या नपुंसक है, ऐसा कुछ आया था प्रश्न। पिछले बार के यूजीसी नेट 73 कोड में ये प्रश्न एक आया था, ठीक है ना। अब कहता है इनके अलावा, अर्थात बुध को छोड़ दीजिए, शनि को छोड़ दीजिए, चंद्रमा को छोड़ दीजिए, शुक्र को छोड़ दीजिए, शित मतलब होता है शुक्र, इनको छोड़ के बाकी जो शेष हैं उनका क्या होता है? अधिपति, वो पुरुषों के अधिपति होते हैं। अतः ये बाकी शेष जो हैं वो पुरुष ग्रह कहलाते हैं। इसी को मैंने एक पद्य में अंत किया है, वो देख लीजिए।
कह रहा है बुध सौरी ग्रहो क्लीबो, अतः बुध और सौरी ये दो ग्रह जो हैं, बुध मतलब बुध, सौरी मतलब होता है शनि, ये दो ग्रह जो हैं वो क्लीब हैं अतः नपुंसक कहे जाते हैं। बुध सौरी ग्रहो क्लीबो चंद्र शुक्र स्त्रियो, तथा चंद्र और शुक्र जो होते हैं वो स्त्री कहलाते हैं। ठीक है ना। अब कह रहा है सूर्य भौम सुराचार्य। अब देखिए सूर्य मतलब सन, भौम मतलब मंगल, सुराचार्य अर्थात गुरु, अर्थात ये तीन ग्रह मंगल, सूर्य और सुराचार्य मतलब गुरु, ये तीनों ग्रह जो हैं वो बुध के पुरुष ग्रह कहलाते हैं अर्थात पुरुषों के अधिपति ये ग्रह हैं। ठीक है ना। उच्चन्ते पुरुष, वही पंक्ति है यहाँ पे, सूर्य भौम सुराचार्य उच्चन्ते पुरुष ग्रह। ये हो गया आपका ग्रहों के लिंग ज्ञानम। अब अगला बिंदु है मेरे हिसाब से ग्रहाणाम वेदाधिपतित्व कथनम। क्या है? ग्रहाणाम वेदाधिपतित्व कथनम, अतः कौन से वेद के कौन अधिपति हैं, इसके लिए लघु जातक का एक पद्य है, पंक्ति है, वो कहता हूं। ऋग अथर्व साम यजुषाम, ऋग अथर्व साम यजुषाम गुरु सौम्य भौम सिताः। अर्थात ऋग मतलब ऋग्वेद, अथर्व मतलब अथर्ववेद, शाम मतलब सामवेद, यजुषाम अर्थात यजुर्वेद, इन चारों वेदों का क्रमशः ग्रह अधिपति ग्रह ये हैं। कौन कौन? तो गुरु सौम्य भौम श्रिताः, गुरु मतलब गुरु बृहस्पति, भौम सौम्य मतलब होता है बुध, भौम मतलब होता है मंगल, और सित मतलब होता है शुक्र। अतः ऋग्वेद के स्वामी गुरु होते हैं, अथर्ववेद के स्वामी बुध होते हैं, सामवेद के स्वामी भौम मंगल होता है। इसके बाद यजुर्वेद का स्वामी सित मतलब शुक्र। ये ग्रहों के अधिपति कहलाते हैं, चार। ठीक है ना। अब अगला है राशि भोग काल निरूपणम। राशि भोग काल निरूपणम अर्थात कौन सा ग्रह, ग्रहाणाम राशि भोग काल निरूपणम, कौन सा ग्रह किस राशि, कौन सा ग्रह राशि किसी एक राशि में कितने दिन तक रहता है, अतः उन राशि किसी भी राशि का भोग कौन सा ग्रह कितने दिनों तक करता है, कितने समय तक करता है, उसके लिए यह कहा जाता है। ठीक है ना। तो यह देखिए, यह एक पद्य है यहाँ भी। रविरमाशं निशानाथः शपाद दिवसद्वयं पक्षत्रयं भूमिपुत्रो बुधो अष्टादशवासरान् वर्षमेकं सुराचार्यश्चाष्टाविंशदिनं भृगुः शनिः शार्दद्वयं वर्षं स्वरभाणुः शार्दवत्सरम्। यहाँ पे कहलाता है रविरमाशम, अर्थात रवि मतलब होता है सूर्य। सूर्य किसी भी राशि में, चाहे कोई भी राशि हो, 12 राशि हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, किसी भी राशि में 30 दिन रविरमाशम अतः एक मास भर रहता है, महीने भर रहता है रवि। अतः सूर्य किसी भी राशि का भोग एक मास तक करता है, चाहे वो कोई भी राशि हो। मास से यहाँ 30 दिन 63 दिन का ग्रहण किया जाता है। ठीक है ना। शपाद, इसके बाद कहता है निशानाथ शपाद दिवसद्वयम। निशा मतलब मैंने क्या कहा था आपको, यहाँ पे आपकी शब्दावली पर ध्यान, ज्योतिष की शब्दावली पर ध्यान दीजिए। अब अगला है निशानाथ शपाद दिवसद्वयम। निशा मतलब क्या होता है? रात्रि। नाथ मतलब होता है स्वामी, अर्थात रात्रि का जो स्वामी कौन है? चंद्रमा। ठीक है ना। तो निशानाथ शपाद दिवसद्वयम अर्थात चंद्रमा जो है वो किसी भी राशि में शबा 2 दिन रहता है। शपाद अर्थात पाद सहित, पादेन सहित शपाद, दिवसद्वयम अर्थात 2 दिन, तो अर्थात सवा 2 दिन, 2 दिन और तीसरे दिन का एक चौथा चरण, चौथाई हिस्सा तक चंद्रमा किसी भी राशि का भोग करता है। सवा 2 दिन किसी भी राशि का चंद्रमा भोग करता है।
इसके बाद है पक्षत्रयम भूमिपुत्रो। भूमि मतलब होता है मंगल, भूमि मतलब होता है पृथ्वी, पुत्रा मतलब होता है मंगल, तो क्या है भूमिपुत्र अर्थात मंगल। मंगल जो है किसी भी राशि का पक्षत्रयम अर्थात पक्ष, 3 पक्ष तक भोग करता है। 3 पक्ष मतलब 15, एक पक्ष होता है 15 दिनों का, तो 3 पक्ष मतलब 15 गुणे 3 बराबर 45, पंचचत्वारिंशत् दिनानि। तो मंगल किसी भी राशि का कितना भोग करता है 45 दिन, 45 डेज। ठीक है। अब अगला है पाद चरण, देखिए बुधो अष्टादश वासरान। बुध ग्रह है जो वो क्या है अष्टादश, अष्ट मतलब होता है 8, 10 मतलब होता है 10 10, तो 8 और 10 मतलब 18, अर्थात बुध ग्रह जो है वो किसी भी राशि का 18 दिन तक उपभोग करता है, भोग करता है। अर्थात यहाँ किसी भी राशि में भोग करने की स्थिति बुध का 18 दिन है। ठीक। अब कह रहा है वर्षमेकम सुराचार्य, अर्थात सुर मतलब होता है देवता, आचार्य मतलब होता है गुरु, तो सुरों अर्थात देवताओं के जो गुरु हैं अर्थात बृहस्पति, वो 1 वर्ष तक किसी भी राशि में रहता है। तो वर्षमेकम सुराचार्य, वर्षमेकम सुराचार्य अर्थात 1 वर्ष अवधि है भोग का किसी भी राशि में गुरु का। वर्षमेकम सुराचार्य 28 दिनम भृगु, भृगु मतलब होता है शुक्र, भृगु मतलब क्या है शुक्र। शुक्र ग्रह जो है किसी भी राशि में 8 और 20, अष्ट मतलब होता है 8, 20 मतलब होता है 20, 8 और 20 बराबर 28, अर्थात शुक्र ग्रह जो किसी भी राशि में 28 दिनों तक वास करता है, अर्थात 28 दिन तक किसी भी राशि का भोग शुक्र करता है। इसके बाद कहता है शनि शार्दत्वयम वर्षम। शनि जो है शार्ध मतलब आधा सहित, द्वयम वर्षम 2 वर्ष, अर्थात 2.5 वर्ष तक शनि जो है किसी भी राशि में 2.5 वर्ष तक वास भोग करता है। वही कहता है शनि शार्दत्वयम वर्षम स्वरभानु शार्दवत्सरम। अब अगला है इसका किसको कहता है स्वरभानु, राहु को कहा जाता है। और राहु किसी भी ग्रह राशि का भोग कितने दिन तक करता है तो सार्धवत्सरम, शार्ध मतलब होता है आधा सहित, वत्सरः मतलब होता है वर्ष, अतः 8.5 वर्ष, अतः 1.5 वर्ष तक किसी भी राशि का भोग करता है। कौन करता है तो राहु। शार्दवत्सरम अतः राहु का भोग समय कितना है, भोग काल कितना है किसी भी ग्रह का तो सार्धद्वयम वर्षम अर्थात 2.5 वर्ष। ये हो गया आपका राशि ग्रहों के राशि भोग काल। अब अगला है मेरे हिसाब से यहाँ पे बिंदु मैंने जो संकलन किया है उस हिसाब से अगला देखता हूं। तो अब यहाँ पे है ग्रहानाम दिशा अधिपतित्व कथनम, अर्थात किस दिशा का स्वामी किस दिशा का स्वामी कौन सा ग्रह है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है लघु जातक का ही एक पद्य है, प्राच्यादीशा रविशित कुज राहु यमेन्दु सौम्य वाक पतयः। ये क्रमशः 8 दिशा के स्वामी हैं। कौन प्राच्याद ईशा का पंक्ति देखिए, कह रहा है प्राच्याद ईशा, प्राच्य मतलब होता है पूर्व, पूर्व से लेकर के, ईशा मतलब होता है स्वामी अथा अधिपति, रवि शीत, रवि मतलब होता है सूर्य, शीत मतलब अथा पूर्व के स्वामी रवि हैं। इसके बाद होता है पूर्व के बाद अग्निकोण, अग्निकोण के स्वामी शीत हैं, इसमें शीत मतलब शुक्र हैं। इसके बाद होता है आपका दक्षिण, दक्षिण का स्वामी कुज है। इसके बाद होता है आपका नैऋत्य, उसके स्वामी राहु हैं। फिर होता है ऐसे करके आपको ले जाना है। ठीक है ना। कह रहा है प्राच्यादीशा कुज रविशित कुज राहु यमेन्दु सौम्य वाकपतयः। ये आपका लघु जातक का पंक्ति है। देखिए मैंने आपको कहा था जहां जहां पे हल्का भी क्लिष्ट होता है वहां पर मैं क्या करता हूँ, तो ये मैं कोई ट्रिक दिखा रहा हूँ, उस ट्रिक से आप बहुत जल्द पता कर सकते हैं। ये कह रहा है रसभौ राशि, उसमें ट्रिक क्या है तो रसभौ
राशेन्दु भूगवः क्रमेण दिशाधिपा रसभौ रसुभौ रासेन्दुः भूगवः। अब देखिए, र से रवि, शु से शुक्र, भौ से भौम अर्थात मंगल, रा से राहु, श से शनि, इंदु मतलब होता है सोम चंद्रमा, ठीक है ना। अब है अगला बुध, बु से बुध और गु से गुरु। ये क्रमशः स्वामी होते हैं रवि, शुक्र, भौम, राहु, शनि, सोम, बुध और गुरु। ये क्रमशः दिशा के स्वामी होते हैं क्रमशः, ठीक है ना। ये हो गया आपका ग्रहाणाम दिशा अधिपतित्व कथनम। अब अगला है ग्रहाणाम राजत्वादि अधिकार। क्या है? ग्रहाणाम राजत्वादि अधिकार। इसके लिए आपका पंक्ति है, श्लोक पद्य है लघु जातक का। देखिए, राजा रवि शशधरश्च बुधः कुमारः सेनापतिः क्षितिसुतः सचिवौ क्षितिज्यौ भृत्यस्तथा तरनिजः सबलाग्रहाश्च कुर्वन्ति जन्म समये निजमेव रूपम। कह रहा है राजा रवि, अर्थात राजा रवि अर्थात ग्रह, ये रवि मतलब होता है सूर्य। तो सूर्य ग्रह क्या है? तो ग्रहों के राजा कहलाता है, ठीक है ना। और क्या है? तो शशधरश्च, शशधरः चंद्र को कहते हैं। चंद्र भी राजा है, अर्थात दो राजा हैं। एक सूर्य को भी राजा कहा जाता है और चंद्र को भी राजा कहा जाता है। भ्रमर चक्र में दो राजा हैं, हो गए राजा रवि शशधरश्च, ठीक है ना। अब कहता है बुधः कुमारः, और राजकुमार कौन है? तो बुधः। यहां से भी प्रश्न पूछा था पिछले बार, जो कुमार नाम से किस, पिछले का कुमार नाम से किस ग्रह को बताया जाता है? तो आपको कहना यहाँ पे बुधः लिखना पड़ेगा। तो यही कह रहा है बुधः कुमारः। राजकुमार कौन है? तो बुध हैं। इसके बाद कह रहा है सेनापति क्षितिसुतः। क्षिति मतलब होता है पृथ्वी, सुतः मतलब होता है पुत्र, संतान। पृथ्वी की जो पुत्र हैं वो होते हैं आपका सेनापति ही, सेनापति क्षितिसुतः। ये भी प्रश्न पूछा था। जो कुछ जो हैं अर्थात मंगल जो हैं वो क्या है? तो सेनापति हैं, ग्रहों के सेनापति मंगल है। सेनापति क्षितिसुतः सचिवौ क्षितिज्यौ। सचिवः अर्थात मंत्री ही, सचिवः नाम मंत्री। मंत्री भी दो हैं, राजा दो, मंत्री भी दो, ठीक है ना। सचिवौ क्षितिज्यौ, तो वही तदेव उच्यते सचिवौ क्षितिज्यौ। दो मंत्री हैं, कौन कौन? तो शित मतलब होता है गुरु, शुक्र। शित मतलब क्या होता है? शुक्र। और इज्ज मतलब होता है मतलब शुक्र और गुरु जो हैं वो दोनों मंत्री हैं। कौन कौन? गुरु और शुक्र जो हैं वो दोनों क्या है? मंत्री हैं, ठीक है ना। अब कहते हैं भृत्य तथा तरनिजः। तरानी कहते हैं आपको सूर्य को। तरानी से जो उत्पन्न होते हैं वो है तरनिजः अर्थात शनि। तो तरनिजः भृत्यः, भृत्य मतलब होता है नौकर, सर्वेंट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है ना, दास, ठीक है ना। तो भृत्यः तरनिजः, ये अर्थात नौकर कौन सा ग्रह है? तो शनि ग्रह को नौकर कहा जाता है, दास कहा जाता है। ये क्रमशः जो जो ग्रह जिस जिस पद को सुशोभित करते हैं वो ग्रह यदि जन्म समय में यदि बलवान हो तो उस व्यक्ति जातक को वैसा का वैसा बनाता है। यदि जन्म समय में सूर्य ग्रह बलवान होता है तो वो राजा बनाएगा। यदि चंद्रमा बलवान है तो वो भी राजा बनाएगा। यदि बुध बलवान है तो राजकुमार के जैसा बनाएगा, ठीक है ना। यदि मंगल बलवान है तो सेनापति बनवाएगा। ये जन्म समय में कुर्वन्ति जन्म समय निजमेव रूपम,
अतः यथा जन्म समये यथा स्थिति भवति एतेषां ग्रहाणां तथैव जातकः स्वजीवने तथैव भवति। ये हो गया आपका ग्रहाणाम राजत्वादि अधिकारः। क्या ग्रह राजत्वादि अधिकार। अब अगला बिंदु है आपका ग्रहाणाम शरीर विज्ञानम, अर्थात कौन से ग्रह शरीर के अंगों का कौन सा ग्रह स्वामी होता है, अर्थात किस ग्रह से किस अंग का ज्ञान किया जाता है, किस ग्रह अंग का कौन सा ग्रह अधिपति है, ये सारी बातें। अब अगला पद्य देखिए, अगला पद्य लघु जातक का ही है। आत्मा रवि शीतकरस्तु चेतः सत्वं धराजः शशिजोत्तवानि ज्ञानं सुखं चंद्र गुरुर्मदश्च शुक्रः शनिः कालनरस्य दुःखम। कह आत्मा रवि, अतः आत्मा का कारक ग्रह कौन सा है, यह भी प्रश्न एक बार पिछले बार पूछा गया था। आत्मा कारक ग्रह कह, आत्म कारक ग्रह कह, तो आपको लिखना है सूर्य, आत्मा रवि, ठीक है ना, सूर्य। शीतकरस्तु चेतः, शीतकर चंद्रमा को बोला कहते हैं, ठीक है ना, ज्योतिष की भाषा में शीतकर चंद्रमा को कहा जाता है। तो शीतकरस्तु चेतः, चेतः मतलब होता है मन, मन को का अधिपति जो है कौन है, चंद्रमा। शीतकरस्तु चेतः सत्वं धर अजः, सत्व मतलब होता है बल, ताकत, शक्ति, पावर, इसके अधिपति कौन है, तो आपको धराजह। धरा मतलब होता है पृथ्वी, जह मतलब होता है उत्पन्न, उससे उत्पन्न, धराजह अर्थात पृथ्वी से उत्पन्न जो है वो मंगल है, अर्थात भौम है, कुज है, ठीक है ना। तो वो क्या है, सत्वम अर्थात बल के स्वामी हैं, सत्वम धराजह। अब कह रहा है शशिजोत्थवानी, शशिजह, शशिजह कहा जाता है बुध को। शशि मतलब होता है चंद्रमा, जह मतलब होता है बुध, उससे उत्पन्न, तो चंद्रमा से उत्पन्न क्या है, बुध है। तो बुध ग्रह का अधिपति कौन है, बुध ग्रह जो है वो किसका अधिपति है, तो वाणी, मैं जो अभी बोल रहा हूं उस वाणी का अधिपति कौन है, बुध। अर्थात बुध जिसका जितना बलवान रहेगा उसकी वाणी उतनी बढ़िया होगी, ठीक है ना। तो वाणी का अधिपति कौन होता है, बुध। अब कह रहा है ज्ञानम शुक्कम चंद्र गुरुर्मदश्च, अर्थात ज्ञान और सुख इन दोनों के अधिपति जो हैं वो कौन है, गुरु हैं। ज्ञानम सुखम दोनों के अधिपति कौन है, गुरु। इसके बाद है मदश्च शुक्र, अतः मद के अधिपति, मद मतलब होता है अहंकार, मद मतलब क्या होता है, अहंकार। अहंकार के अधिपति कौन होते हैं, शुक्र। अहंकार के अधिपति शुक्र होते हैं। और क्या है, शनि काल नरस्य दुखम, अतः ये एक काल पुरुष के अंग है, उस काल पुरुष के अंगों का ये अधि काल पुरुष एक कल्पना कर, जैसे हमने वेद पुरुष का एक कल्पना किया गया है ना, उसके छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पट। अब ये बताइए वेद पुरुष तो है नहीं, फिर उसकी एक कल्पना किया है, शास्त्रज्ञों ने एक कल्पना किया है। ऐसे ही ज्योतिर्विदों ने काल पुरुष का एक कल्पना किया है, जो काल पुरुष यदि बनाया जाए तो उसके आत्मा कौन होगा, तो वो कहते हैं आत्मा रवि। काल पुरुष का मन कौन है, तो शीतकरस्तु चेतः, काल पुरुष का मन कौन है, चंद्रमा। इसके बाद सत्वम धराजः, उसका बल क्या है, तो मंगल है। शशिजः वाणी क्या कौन है, तो बुध है। शशि ज्ञान और सुख क्या है, तो गुरु हैं। अहंकार क्या है, तो शुक्र है, ठीक है ना। शनि क्या है, तो काल नरस्य दुखम। ये सभी जो सभी ग्रह काल पुरुष के अंगों के अधिपति हैं, ठीक है ना, स्व अंगों के अधिपति हैं। ये ग्रह ये तो अपने हिसाब से ये फल देते हैं, यदि, ठीक है ना। अब अगला आपका बिंदु है, मेरे हिसाब से मैंने जो यहाँ पे किया है उस हिसाब से आपका अगला है ग्रहानाम
रुधिरादित्य स्वामित्व कथनम, ग्रहों के रुधिर आदि का स्वामित्व कथनम। ग्रहाणाम रुधिरादित्य स्वामित्व कथनम। अब यहाँ पे ये यहाँ पर थोड़ा क्लिष्ट था, तो मैंने इसको क्या किया है, अपने पद्यों में रखा है, जिससे कि आपको समझने में आप लोगों को सुविधा हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। स्नायोरधिपति सौरि स्नाह सूर्यस्तुचो बुध रुद्रस्याधिपतिश्चंद्रो वीर्यस्य भार्गवस्तथा वसायः देवमन्त्री च मज्जायामीशवाहनः स्वामित्वं रुधिराणां प्रोक्तं ज्योतिर्विदा बुधा। अर्थात स्नायु के अधिपति क्या हैं, तो सौरी ही अर्थात शनि हैं। अस्थि मतलब हड्डी के अस्थि के अधिपति सूर्य हैं। त्वचा अर्थात चमड़ा, इसका अधिपति बुध है, त्वचा का अधिपति बुध हैं। रुधिरस्याधिपति चंद्र, रुधिर मतलब होता है रक्त, ब्लड, उसका अधिपति चंद्र होता है। वीर्यस्य, वीर्य का स्वामी है भार्गव अर्थात शुक्र हैं। वशा का स्वामी देवमंत्री अर्थात गुरु हैं, ठीक है ना। मज्जा का अधिपति मेषवाहन अर्थात मेषवाहन कहते हैं मंगल को, मेषवाहन कहते हैं मंगल अर्थात कुज को, तो उसका है ये। तो मैंने इसका पद्य में भी वो किया है। अब इसके लिए मैंने आपको संक्षेप में एक ट्रिक भी बनाया है, वो देखिए वो क्या है। अस्थि रक्त मज्जा, 3 करके ग्रुप बनाया। अस्थि रक्त मज्जा त्वचा वसा वीर्य स्नायूनाम अधिपाक्रमात्। अस्थि रक्त मज्जा त्वचा वसा वीर्य स्नायूनाम अधिपाः अर्कादयक्रमात्। अब देखिए अस्थि का अधिपति कौन सा है, सूर्य है। इसके बाद रक्त का अधिपति आपका चंद्रमा है। मज्जा का अधिपति मंगल है। त्वचा का अधिपति बुध है। वशा का अधिपति गुरु है। वीर्य का अधिपति शुक्र है। स्नायु का अधिपति शनि है। ये सभी जो हैं इस रुद्रादि के ऐसे ये ग्रह इनके स्वामी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका शॉर्ट एक पंक्ति एक सूत्र के रूप में मैंने यह एक ट्रिक बनाया था। अब अगला है आपका ग्रहाणाम सत्वादि गुणा, हाँ गुण कथनम। ग्रहाणाम सत्वादि गुण कथनम अर्थात कौन सा ग्रह कौन से गुण का कारक ग्रह है। ऐसा जैसे कि आपको पता है 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसमें सत्वगुण के कारक ग्रह कौन से हैं, रजोगुण के कारक ग्रह कौन कौन हैं, तमोगुण के कारक ग्रह कौन कौन हैं, उसके लिए मैंने एक बनाया है पद्य के रूप में। देखिए पहला, सत्वगुणेन संपन्ना सूर्यश्चंद्रो बृहस्पति। अर्थात सत्व गुण से युक्त ग्रह कौन कौन है, तो सूर्य ग्रह को सत्व ग्रह कहा जाता है, चंद्र ग्रह को सत्व ग्रह कहा जाता है, सत्व गुण से युक्त कहा जाता है। इसके बाद बृहस्पति अर्थात सूर्य चंद्र बृहस्पति को सत्व ग्रह से संपन्न ग्रह माना जाता है। इसके बाद बुध शुक्र रजो युक्त अर्थात बुध और शुक्र जो हैं वो रजोगुण से युक्त होते हैं। बुध शुक्र किससे युक्त होते हैं, रजोगुण से। अर्थात रजो गुण के कारक ग्रह कौन कौन हैं, बुध और शुक्र हैं। इसके बाद कह रहा है मंदारकौ तमोमयौ। मंद मतलब होता है आपको शनि। मैंने आपको पहले भी एक बताया था, शनि मतलब होता है शनि मतलब शनिश्चरः। शनि मतलब होता है धीरे, चरती मतलब चलने वाला, विचरण करने वाला। वैसे ही मंद मतलब होता है धीरे धीरे, अर्थात जो एकदम सुस्त टाइप का है। तो शनि ग्रह एकदम धीरे धीरे जाता है, इसलिए तो 2.5 वर्ष तक एक राशि में उसको रहना पड़ता है। अर्थात 2.5 वर्ष इसलिए कहता है शनि की ढैया है, शनि की साढ़े है। अर्थात 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में रहता है, धीरे धीरे चलता है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है मंदारकौ तमोमयो। अर्थात मंद मतलब होता है शनि। अर मतलब अर कहते हैं मंगल को। ज्योतिष शास्त्र में अर किसको कहा जाता है, मंगल को। तो मंगल अर्थात शनि और मंगल ये दोनों कौन से ग्रह हैं, तो ये अर्थात तमो ग्रह गुण के कारक ग्रह हैं। इसीलिए पद
है तमोमयो, ये हमारे द्वारा बनाया गया वाक्य कोश में आपको यह पद्य मिल जाएगा। ठीक है ना। अब अगला आपका है ग्रहाणाम मूल त्रिकोण राशि कथनम। ग्रहाणाम मूल त्रिकोण राशि कथनम, इसके लिए आपका पद्य है सिंह बृषाज प्रमोदः कारमुक भृत्तौली कुंभधराः, ऐसा एक पद्य है, लेकिन इसका भी कर दिया है एक पद्य के रूप में। इसको भी एक पद्य के रूप में, पंक्ति के रूप में ऐसा है, अर्थात किस ग्रह का कौन सा ग्रह मूल त्रिकोण है। ठीक है ना, एक संज्ञा है वहाँ पे ज्योतिष में एक मूल त्रिकोण, तो उसके लिए एक पंक्ति ये है सिन्नो वृषश्च मेषश्च कन्या धन्वी ढटो घटः, सिन्नो वृषश्च मेषश्च कन्या धन्वी ढटो घटः, सिन्नो वृषश्च मेषश्च कन्या धन्वी घटो घटः, ये सारे मूल त्रिकोण हैं। अब कौन से, तो 7 ग्रह है क्रमशः सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। अब 7 के लिए एक एक वो है, तो यही है सिन्न, अतः सूर्य का मूल त्रिकोण राशि क्या है, तो सिन्न है। इसके बाद सोम अर्थात चंद्रमा का मूल त्रिकोण राशि वृष है, मंगल का मूल त्रिकोण राशि मेष है, बुध का मूल त्रिकोण राशि कन्या है, गुरु का त्रिकोण राशि धनु है, शुक्र का मूल त्रिकोण राशि धटः, धटः मतलब होता है तुला, मतलब तराजू, तो तराजू तुला राशि होते हैं। शुक्र ग्रह का मूल त्रिकोण तुला राशि है, और शनि के लिए घटः अर्थात कुंभ, कुंभ राशि जो है वो शनि के लिए मूल त्रिकोण राशि है। ये मूल त्रिकोण राशि का आपका मैंने बताया। अब ये कह रहा है अगला जो है आपका ग्रह बलम, ग्रहों के 6 बल 6 बल होते हैं, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको लिखना है ग्रहाणाम 6 बलानि भवन्ति, तो बोले क्या है स्थान निसर्ग चेष्टादिक काल वीर्यानि च 6 बलानि, अर्थात क्रम से दृक् दृक् मतलब होता है दृष्टि, स्थान मतलब होता है स्थान बल, निसर्ग मतलब होता है स्वाभाविक बल, चेष्टा मतलब आपको पता ही है चेष्टा स्वभाव, और दिक् मतलब होता है दिशा, काल मतलब होता है समय, और वीर्य मतलब होता है शक्ति। तो ये 6 बल क्रमशः ग्रह के बताए गए हैं। अब इसके स्वरूप भी हैं, लेकिन वो आपके लिए अभी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका ये आप लघु जातक में आपको ये सारे मिल जाएंगे, तो वो वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है ना, नहीं तो आप टेलीग्राम पे सूर्य भारती समुपासका नामक ग्रुप में मैंने डाल दिया हूँ, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अब अगला देखिए, अगला है ग्रहाणाम उच्च नीच स्थान विज्ञानम, ग्रहों के उच्च नीच स्थान विज्ञानम, अर्थात किस ग्रह, ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, अर्थात किस ग्रह का कौन सा राशि उच्च है और कौन सा राशि नीच है। तो इसके लिए कहता है श्लोक, यहाँ पे मैं आपको 2 दिखा देता हूँ। एक तो है अज वृष मिंगांगना करकी मीन वंजास केश नाद्विचाह, कहता है अज वृष, ये आपको प्रत्येक ग्रह का